हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड एस्टेब्लिश रिपब्लिक। यानी कि अब जो है फ्रांस में मोनार्की हटेगी और रिपब्लिक आएगा। लास्ट वीडियोस में हमने जाना था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। लास्ट वीडियो में कुछ हमने साइन के बारे में भी बात किए थे। तो हमने सारी चीजें जानी कि अभी तक क्या हुआ था कि राजा की किस तरीके से पावर को कंट्रोल किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाती है, और कुछ लोगों को एक जो तबका था थर्ड स्टेट का जो हायर क्लास था उसको किस तरीके से वोटिंग राइट्स मिलता है। अब हम जानेंगे फ्रांस में किस तरीके से मोनार्की कंप्लीटली अबॉलिश कर दी जाती है, यानी कि राजा का जो शासन है उसको खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद रिपब्लिक लाया जाता है। रिपब्लिक का मतलब हुआ यानी कि एक इलेक्टेड लीडर जाएगा। जैसे आज की डेट में अगर हम अपने देश की बात करें तो क्या है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, तो सब लोग इलेक्टेड होके जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ क्यों, आखिर क्या हुआ कि मोनार्की भी हटानी पड़ गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, नेशनल असेंबली ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है राजा तुम रहोगे, हम तुम्हारी पावर को कंट्रोल करेंगे। फिर अचानक से क्या होता है कि मोनार्की भी हट जाती है और फिर रिपब्लिक आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पीछे का फिर वही है, कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो रीजन क्या था? तो बेसिकली लुई 16 जो था, लुई 16 प्लान टू अटैक ऑन नेशनल असेंबली एंड नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो आपको क्या लग रहा है, राजा उनके आगे झुक गया था तो इसका मतलब ये था कि राजा को ये सब चीजें अच्छी लग रही थी। तो राजा को दिख रहा था ना कि उसकी जो पावर है वो हाथ से चली गई है। तो राजा यहाँ पे बेसिकली प्लान बनाता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कंट्री को आप याद कीजिए, वो क्या था, उसका ससुराल था जहां से उसकी वाइफ थी। तो वो क्या करता है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जाता है, बात करता है और देखता है कि जो इवेंट हुआ था, जो ब्रिस्टल फोर्ट वाला, और जिस तरीके से मोनार्की वगैरह हटा दी गई थी और संविधान लाया गया था, तो उसके लिए वो जाता है और बाकी कंट्रीज से बात करता है नेशनल असेंबली पे अटैक करवाने के लिए। ये एक नेगोशिएशन करता है जाके धीरे से, चोरी छुपे। और इसी के साथ साथ चलते हुए जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है वो भी देख रहे थे कि किस तरीके से मोनार्की हटी गई है ऑलमोस्ट। तो उन लोगों को भी डर था कि वो चीजें उनकी कंट्रीज में भी ना हो, तो वो राजा के सपोर्ट में आ जाते हैं। और बाकी जो ऑस्ट्रिया था वो तो उसका ससुराल था, तो राजा को दामाद जी को सपोर्ट करना ही था। तो यहीं पे क्या होता है कि अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं बाकी जो असेंबली है उसको इसकी भनक लग जाती है। फिर क्या था, फिर बस उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है कि बिफोर दिस कुड हैपन इन अप्रैल 1972 नेशनल असेंबली प्लान टू अटैक बैक। और फिर नेशनल असेंबली डिसाइड करती है राजा के खिलाफ बाउंस बैक करना है, प्लान करना है, उसको अटैक करना है। और इन दोनों कंट्रीज के साथ अब क्या होता है, यहाँ पे वॉर होता है। तो बेसिकली जो नेशनल असेंबली थी तो वो पावर में थी, पार्लियामेंट था, तो वो डिसाइड करता है, सोल्जर्स रिक्रूट करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉर की तैयारी करते हैं और वॉर स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, 1000 वॉलेंटियर्स ज्वाइन टू अटैक एंड sang अ पेट्रियोटिक सॉन्ग मर्सेली। अब ये क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। देखिए जो मर्सेली जो वर्ड है ये बेसिकली एक सिटी है फ्रांस में। तो होता क्या है कि अब वॉर हो रहा है तो उसका लिए थोड़ी ना कि नेशनल असेंबली उठेगी और वॉर लड़ने चली जाएगी, लोगों को इकट्ठा करेगी। ठीक है, उस दौरान मतलब रिसोर्सेज उतने नहीं थे, तो वॉलेंटियर्स जो उनके साथ का जो एक तबका था वो जुड़ गया उन लोगों के साथ। भीड़ इकट्ठी करने में कितना टाइम लगता है, काफी सारे वॉलेंटियर्स जुड़ते हैं क्योंकि सबको खबर पता चल जाती है कि राजा जो है अब अटैक करवाएगा वापस। तो लोगों को डर हो जाता है कि फिर से मोनार्की आ जाएगी, फिर से राजा का शासन आ जाएगा। तो इस डर से लोग क्या करते हैं, वॉलंटियर्स ज्वाइन होते हैं। तो ये जो मर्सिली जो जगह है ये एक साउथ फ्रांस में एक जगह है, और वहां से लोग गाना गाते हुए, पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्त जो गाना होता है वो गाते हुए चल देते हैं। और आज की डेट में ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो बस उसके बाद लोग शुरू करते हैं गाना गाते 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 पेरिस सिटी तक पहुंचते हैं और फिर वॉर होता है। और ये वॉर भी काफी समय तक चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैन ऑन वॉर एंड वोमेन ऑन वर्क। अब इतना वॉर हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, आदमी सब काम छोड़ के वॉर लड़ रहे हैं, तो औरतें क्या कर रही थी, फिर वो अपना काम कर रही थी घर पे पैसा कमाने के लिए, यहाँ वहाँ वो भटक रही थी। तो इस तरह की फ्रांस में सिचुएशन होती है, ये सारी सिचुएशंस होती है। और फाइनली दोनों कंट्रीज को हरा दिया जाता है। नेशनल असेंबली जो है दोनों ऑस्ट्रिया और जो प्रूशिया जो कंट्रीज जिससे वॉर हुआ उन कंट्रीज को हरा देती है। लेकिन अब यहाँ पे मोनार्की हट के रिपब्लिक कैसे आएगा, उसकी शुरुआत अब होगी। तो होता क्या है कि जब ये पूरा वॉर होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो आप लास्ट वीडियो में देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वोटिंग राइट्स थे वो थर्ड स्टेट के सिर्फ हाई एलिट क्लास के लोगों के पास थे। यानी कि जिनके पास 3 दिन की वेजेस तक का टैक्स भर सकते हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। ऊपर से उम्र भी 25 साल थी और सिर्फ आदमी टैक्स वोट दे सकते हैं।
तो ये जो वोटिंग राइट्स था इसके लिए तो जो लोअर सेक्शन था, यानी कि जो आर्टिस्ट थे, फार्मर्स थे, जो गरीब तबका था थर्ड एस्टेट का, वो अब उभर कर आ रहा था। और वो इस वॉर की वजह से फिर क्या होता है, वो अपना एक मतलब कहते हैं ना कि गठबंधन, और एक गठबंधन नहीं, सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, संगठन तैयार कर रहा था धीरे धीरे। और यहीं से शुरुआत होती है जैकोबियन क्लब की। तो जो जैकोबियन क्लब होता है, फॉर्म ऑफ जैकोबियन क्लब, ये जो बनता है, इसका जब इम्पैक्ट आता है वॉर का, तो वो अलग जो तबका था वो भी उभर कर आता है। उन्हें दिखता है कि राजा के खिलाफ वॉर हुआ है, तो सच में ये राजा तो भाई बहुत खराब है, आज इन पे अटैक कर रहा है, कल को हम तो वैसे भी हमारे पास ना वोटिंग राइट है, तो हम कब उभरेंगे। तो उस वोटिंग राइट्स के लिए अब यहाँ पे होता है जैकोबियन क्लब में लोग इकट्ठे होते हैं। तो बेसिकली जैकोबियन क्लब बता देता हूँ, एक क्लब होता है जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन वगैरह किया करते थे, उस तरीके का एक क्लब बनाया गया। और यहाँ से शुरुआत होती है फिर अलग तबके की। और उनका लीडर उभर कर आता है, इसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये कौन था, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये इन गरीबों का एक तरह से कह लीजिए मसीहा। तो बस उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, और यहीं से उसने मतलब एक तरह का आप कह सकूं तो, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या हुआ, क्योंकि यही लीडर बनकर आएगा इन लोगों का। ये भीड़ को इकट्ठी करता है जैकोबियन क्लब में, लोगों को बताता है, चीजों को अवेयर करता है लोगों को। और एक बहुत ही जो मतलब क्या था ना कि पहले तो थर्ड स्टेट था, अब थर्ड स्टेट के बाद के जो अपर क्लास था, उसके बाद क्या बारी थी लोअर क्लास जो डिमांड कर रहा था वोटिंग राइट्स की, तो वो लोग उभर कर आ रहे थे। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो वहीं पे जैकोबियन क्लब में डिबेट होने लगे, डिस्कशन होने लगे। और फिर उन लोगों ने बोला कि ये जो हायर क्लास है, हम इनके जैसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम अपना एक ड्रेसिंग सेंस बनाएंगे, रेड कैप पहनेंगे। तो आपको मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जो रेड कैप होती है उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन होता है वो जो हम लिबरल और आज़ादी को दर्शाते हैं, स्लेवरी को खत्म करना। तो क्योंकि यही लोग कहीं ना कहीं इस चीजें सारी सर्वाइव कर रहे थे, ये सारी चीजें होती हैं। और इस तरीके से फिर अब क्या होता है, थर्ड स्टेट का जो ये गरीब तबका अब ये उभर कर आता है। और जब ये लोग उभरते हैं तो यहां से शुरुआत होती है इवेंट ऑफ समर, यानी कि 1972 जो अब इवेंट आता है। और यहां से अच्छा फिर दूसरी बात आती है, यहाँ पे वही प्रॉब्लम चल रही थी अभी भी, वो मतलब चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, भुखमरी से लोग मर रहे थे। क्योंकि भुखमरी से कौन मरेगा, गरीब तबका। क्योंकि थर्ड स्टेट ने तो अपना वोटिंग राइट्स ले लिया था, तो उसको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको तो बस एक वॉर लड़ना था, जो वॉर के लिए उन लोगों ने बातें करी थी कि राजा के ऊपर अटैक हो रहा था। लेकिन अब ये जो तबका था, क्योंकि पॉपुलेशन भी इन्हीं लोगों की ज्यादा थी, तो यहाँ से चीजें उभर कर आती हैं और ये लोग अब आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई एक बार सोसाइटी में आवाज उठाए फिर उसके पीछे और लोग चलने लगते हैं। तो पहले क्या हुआ था कि थर्ड स्टेट ने आवाज उठाई, उसके पीछे अब थर्ड स्टेट के लोअर क्लास ने आवाज उठाई। और उनका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लार्ज सेक्शन जो होता है फिर वो अटैक करता है पैलेस ऑफ टुर्वेस पे। तो ये क्या है, बेसिकली जहाँ राजा रहता था पेरिस में, तो अटैक होता है राजा पे। और ये इल्जाम भी लगाया जाता है राजा पे कि तुम गद्दार हो, क्योंकि उसने जो है बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर जो अटैक करने की कोशिश करी थी। और इसके बाद क्या होता है, फिर बस अटैक होता है राजा पे, राजा को बंदी बना लिया जाता है कि तुम गद्दार हो, तुमने हमारे नाक में दम किया हुआ है, और ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो है बेसिकली असेंबली इम्पोज द फैमिली ऑफ किंग, और मतलब जो असेंबली होती है वो राजा की पूरी फैमिली को भी कैप्चर कर लेती है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इलेक्शन होते हैं और यहीं से जो वोटिंग राइट्स की डिमांड हो रही थी वो वोटिंग राइट्स कम हो जाते हैं, और यहाँ से वोटिंग राइट्स जो है वो 21 ईयर्स हो जाते हैं, यानी कि 21 साल ईयर वोटिंग राइट्स हो जाते हैं। और उसके बाद एक नई असेंबली बनकर तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। लास्ट जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी तो उसने बनाया नेशनल असेंबली। अब तैयार होता है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन बनके तैयार होता है 21 सितंबर 1792 में। यहाँ बनके एक नया कन्वेंशन तैयार होता है और फ्रांस की जो मोनार्की है उसको अबॉलिश कर दी जाती है और वो रिपब्लिक बनता है। और यहाँ से फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो अब सवाल आता है कि लुई 16 का क्या होता है। तो लुई 16 जो था उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है 21 जनवरी 1793 को। मतलब सबके सामने पब्लिकली बोला जाता है कि तुम गद्दार हो, उस पर गद्दारी का आरोप लगता है। क्योंकि अब जब राजा की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो रिपब्लिक हो गया, इलेक्शन होगा। अब इसमें एक चीज अभी और बताऊंगा मैं। तो जब ये होता है तो राजा को तो मतलब फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ पे उनका लीडर कौन बनता है, तो जो उनका लीडर है वो एज अ एग्जीक्यूटिव मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये यहाँ पे उभर कर आता है। क्योंकि जो ज्यादा पॉपुलेटेड तबका था वो तो इसी की इन्फ्लुएंस में था ना, क्योंकि गरीब लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। उसके बाद क्या होता है, ये लीडर बनता है और ये वहां का नया लीडर बन के तैयार होता है। कौन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे क्या होता है इतना नहीं है, क्योंकि कहानी क्या है कि इसमें हर बार एक नई मोड़ लेकर आती है कहानी। अब इतना नहीं होगा, अभी फिर बदलाव आने हैं। तो अभी ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, ये कैसा आदमी था, ये टेररिज्म का बाप था। इसको कहते थे टेररिज्म का एक फादर था।
कैसे, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। ये कितना मतलब खतरनाक साबित होगा। अब आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सॉफ्ट चलेंगी, सॉफ्ट नहीं चलेंगी, अब और ज़्यादा हार्ड होती चली जाएंगी, क्योंकि ये जो आदमी था कहीं ना कहीं डिक्टेटर साबित होता है। अब आप कहेंगे कि सर रिपब्लिक में डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल्स होती हैं। तो वो क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या क्या किया जाएगा, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, लास्ट में इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब चीज़ें सारी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स मिले ये जो 21 साल के, ये मिले सिर्फ आदमियों को, औरतों को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। ये मतलब सारे आदमियों को वोटिंग राइट्स मिल गए कि जितने भी थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे औरतें भी आवाज़ उठाएंगी, यानी कि वुमेन मूवमेंट एक अलग चलेगा। वो आगे वाली वीडियोज में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम जानेंगे कि इसने किस तरीके से फिर अपना टेरर फैलाया, किस तरीके से लोगों को मारना शुरू करा। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट फ्रेंच के बारे में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।